तो इसमें डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बटेंगे तो कटेंगे, जोड़ेंगे तो जीतेंगे वर्सेस जोड़ेंगे तो जीतेंगे। एसके दत्ता साहब स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्वागत है दत्ता साहब आपका। आप हैप्पी दिवाली। आपको वैभव त्रिपाठी जी हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे। वैभव त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। दानिश कुरैशी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, नेता AIMIM, आपका भी कुरैशी स्वागत है। आपको भी हैप्पी दिवाली। वैभव जी को हैप्पी दिवाली। बाकी इस वक्त मैं सूर्य मैथिल जी का इंतजार कर रहा हूं अभी, लेकिन मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक बहुत बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, दत्ता जी, त्रिपाठी जी, कुरैशी जी, और कहानी कुछ यूं थी। थोड़ा टाइम लूंगा 1-2 मिनट, उसके बाद फिर आप लोगों का ही पूरा 1 घंटे का डिबेट, फिर मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। भाई ये गांव में एक किसान रहता था, उसके 5 बेटे थे, सभी बलवान भी थे और मेहनती भी थे और आपस में लड़ते झगड़ते भी थे। और ये देख के किसान को बड़ी चिंता होती थी कि भाई उसके बेटे आपस में लड़े झगड़े ना, मेल जोल से रहें। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया, डांटा फटकारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब किसान सोचे कि भाई करे तो करे क्या। उसने एक तरकीब निकाली। उसने जंगल से लकड़ी वो बटोर के लाया, उसकी एक गट्ठर बना दी और कहा कि भाई 5 बेटों से कहा कि इसको तोड़ के दिखा दो बंधे हुए में। अगर तोड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं तोड़ पाए, सबने खूब ताकत लगाई अकेले अकेले दम पर। समझे दत्ता जी? तो फिर किसान ने कहा एक काम करो, गट्ठर खोल दो और एक एक करके लकड़ी तोड़ दो। तो सबने आसानी से तोड़ दिया। जैसे ही गट्ठर खुला, लकड़ी एक एक करके टूटनी शुरू हो गई। तो किसान का यह कहना था कि यही मैं तुम्हें कहता हूं 5 लोगों को, कि तुम लोग मिलकर रहोगे तो विकास करोगे, उन्नति करोगे, सुखी रहोगे, शांति रहोगे, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो यही तो कहा जा रहा है इस देश में जो बात योगी जी कह रहे हैं, जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं, जोड़ेंगे तो जीतेंगे का मतलब क्या है? जुड़े रहेंगे तो कामयाब होंगे। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव त्रिपाठी जी, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो नुकसान होगा। इंडिया अलायंस भी तो एक गट्ठर की तरह ही है जी। एक साथ है तो मजबूत है। त्रिपाठी जी क्यों? जी बिल्कुल, जो आपने कहानी कही थी वो सबने सुनी है और सबने उस बात को समझा है, लेकिन ये नहीं देखा कि उस बाप ने 3 बच्चों को तो ये सबक सिखाया कि मिलोगे जुड़ोगे तो एक रहोगे, मजबूत रहोगे, और 2 बच्चों के खिलाफ ही जिहाद छेड़ दिए। सवाल ये है कि बटेंगे और कटेंगे का वो व्यक्ति आवाज उठा रहा है, नारा लगा रहा है, जो कि पूरे प्रदेश का मुखिया है, जिसकी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश के लोगों को सुरक्षा, रोजगार और बाकी सुविधा देने का। वो कर रहा है, वो एक संप्रदाय के लिए ये बात कह रहा है। बड़ा तेजी से एक जब से बयान आया है तब से भाजपा के लोग कहते हैं कहां कहा हिंदू। अगर हिंदू या मुस्लिम नहीं कहा तो आप ये जरा बता दीजिए कि किसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, किसके खिलाफ बट रहे हैं लोग। ये मामला नहीं साफ आ रहा। अब अगर वहीं विपक्षी दल के नेता या कोई कार्यकर्ता ने अगर ये लगा दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सच्चाई तो है जुड़ेंगे भाई, क्यों नहीं जुड़ेंगे। जनता जो दलित, वंचित, शोषित है, जिसका हक योगी सरकार ने लूटा है, मोदी सरकार ने लूटा है, अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो इन तानाशाह से पार पा जाएंगे। और ये तानाशाह जो इतनी चरम पे महंगाई और बेरोजगारी है, बावजूद इसके चुनाव जीते जा रहे हैं, तो उस जनता के लिए संदेश है। और मुझे ये लगता है कि जो योगी जी ने बटेंगे कटेंगे कहा, जो मोदी जी ने बटेंगे कटेंगे कहा, उससे जनता और ज्यादा एकजुट हुई है और उसके मन में इस बात के लिए और दृढ़ निश्चय झलक रहा है कि वो और मजबूती से एकजुट होगी और इनकी तानाशाही सरकार को, इनके तानाशाही रवैये को हरा कर ही मानेगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है। और त्रिपाठी जी, बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला तो आप पर, इंडिया गठबंधन पर भी लागू होता है। आप लोग बट गए हरियाणा इलेक्शन में। बिल्कुल। तो हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। बेशक आप रिजल्ट पर अभी भी मुतमईन नहीं, आश्वस्त नहीं, और इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों पर भी लागू हुआ। और अगर इस बयान को आप देखेंगे तो इसी का तो एक्सटेंशन है, बटेंगे तो कटेंगे, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं इस बात को तो हम नकार ही नहीं रहे ना, लेकिन भाई बांग्लादेश को याद दिलाया जाता है
तो बांग्लादेश को याद हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, ईसाइयों के ऊपर हो रहा है, सिखों के ऊपर हो रहा है, बौद्धों के ऊपर हो रहा है, ट्राइबल अनुसूचित जाति जनजातियों के ऊपर हो रहा है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तेजी से आवाज उठाए और जोर से आवाज उठाए और हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाए। आप अगर आवाज नहीं उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे ही एपीसमेंट की नीति अपना रहे हो, क्योंकि वहां पे हिंदू काट रहे हैं ना, बौद्ध काट रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मारे जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं है इसलिए आवाज नहीं उठानी है। यही है एपीसमेंट की पॉलिसी, और ये एपीसमेंट की पॉलिसी कांग्रेस के डीएनए में शुरू से लेके आज तक लगातार रहा है और हमेशा रहेगा। कांग्रेस का तो ऐसा दुर्दशा हो गया है कि सपा भी उसका मुंह लगना नहीं चाहता है, बसपा भी नहीं लगना चाहता है, आपके टीएमसी भी नहीं लगना चाहता है, या फिर दूसरा कोई भी घटक दल लगना नहीं चाहता है मुंह। अगर इतना ही अगर आपस में इतना ही अगर लामबंदी अगर होता तो क्यों नहीं एक भी सीट दिया है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी नहीं को। तो दत्ता साहब ये बटेंगे तो कटेंगे, ये मुस्लिमों के अगेंस्ट पोलराइजेशन है ना फिर, अगर आपकी थ्योरी को माना जाए तो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है मुसलमानों के विरोध। बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हर कोई जानता है कि अगर बटे रहेंगे तो बर्बाद होंगे और धूमिल हो जाएंगे, आबाद आकर रहेंगे, लामबंद रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये तो सबके लिए है और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए ये नारा दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि अगर बट जाएंगे और अगर बिखर जाएंगे तो ये तमाम जितने सारे आपके जो देश को खोखला करने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सड़क के उस पार से, और सड़क के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार आतंकवादी गतिविधि करवाते हैं, घातक प्रहार करवाते हैं, जिहादी एलिमेंट्स जितने सारे हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए बटना नहीं है, छोड़ना है और लामबंद होके तेजी से मुकाबला करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल कहां पे आ गया? हिंदू मुसलमान नहीं है इसमें देश की एकता अखंडता की बात है। दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मुमताज रिजवी आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल मैं उत्तरवाटी इसके बाद में आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये जो पूरा मामला है कि बटेंगे और कटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये सारी जो बातें हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एक कौन होना चाहता है। अगर एक नरसिंहा जैसे नंद जैसे लोग अगर होंगे तो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ रक्तपात मचाने की साजिश बनाएंगे, तो ऐसे लोगों को तो जड़ मूड़ से खत्म कर देने की जरूरत है। ऐसी कोई भी सोच अगर इस प्रदेश में किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सोच बनती है तो उसको जड़ मूड़ से। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि भाई जो लोग राजनीतिक लोग हैं उनको बार बार बांग्लादेश की याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है और योगी जी उस व्यथा से पीड़ित है कि उत्तर प्रदेश की हालात है, इसीलिए वो बार बार बांग्लादेश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, बांग्लादेश की स्थिति में सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया तो भारत में सरकार स्वरूपी नरेंद्र मोदी जी का था। जब उसके खिलाफ वहां मोर्चा निकल आया तो उसको यहां जगह देने की, पनाह देने की जरूरत क्या थी? जहां आम आवाम उसके विरोध में आके खड़ी थी तब आपने उसको जगह दी, क्या जरूरत थी भाई? एक व्यक्ति जो पदभ्रष्ट हो गया या आवाम ने नकार दिया, यही परिस्थिति का मुझे लगता है कि योगी जी कहीं ना कहीं डरे हुए, इसलिए रोज सुबह एक नई बात लेकर के आ जाता है। तीसरे नंबर की और आखिरी बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बेवकूफ बनेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेंगे। अगर महंगाई पे बात करेंगे, अगर महंगाई की बातों में इनकी बातों में फंस जाएंगे कटने बटने वाली, तो महंगाई पे नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा कुरैशी साहब एक बात बताइए, कुरैशी साहब एक बात बताइएगा, दानिश कुरैशी जी एक बात बताइएगा। आपने कहा कि नरसिंहानंद जैसी सोच को इस देश में समूल खत्म करने की आवश्यकता है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था कि भाई 15 करोड़ हैं, 15 करोड़ को फ्री करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं, 1 घंटा देके दिखाओ। तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसी सोच को भी खत्म होनी चाहिए, फिर AIMIM के से उनको भी बेदखल किया जाना चाहिए। उन पर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? आपका प्रॉब्लम क्या है विवेक? कि आप मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा प्रॉब्लम बस ये है कि मैं सीधा साधा आदमी और सीधी सीधी बात करता हूं सर, मेरी बस यही दिक्कत है। नहीं, आप या तो फिर आपको पता नहीं है कि उसमें फैसला आ चुका है। नहीं कोई भी फैसला आ चुका सर, है। आपने फैसले की बात की, आपने फैसले की बात की, लेकिन बयान का समर्थन करेंगे क्या आप? कोई एक आम हिंदुस्तानी इस बयान का समर्थन करेगा क्या सर? सुनिए,
नहीं, जब फैसला ही आ गया तो उसमें बयान समर्थक ही नहीं बनता ना। अगर बनता होता तो मामला बनता। आप बोलिए ना, आप समर्थन करेंगे क्या सर? बोलिए ना, कोई भी। मैं रिजवी जी से पूछता हूं, क्या वो समर्थन करेंगे सर? का समर्थन कर रहे हैं। आपने सोच की बात की, तो सोच तो दोनों तरफ है ना सर। नहीं, आप नरसिंहानंद का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा सर। मैंने तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछा। नरसिंहानंद ने तो सुनिए, नरसिंहानंद के मामले में तो खुले तौर पे उसने, और वो अभी भी जहर उगल रहा है, अभी भी जहर उगल रहा है, अभी भी बंद नहीं है, वो अभी भी बंद नहीं है। अब सवाल आगे यहाँ ये खड़ा है कि सोच किसकी बनी हुई है, कौन एक करने की बात कर रहा है। अगर राष्ट्र विरोधी शक्तियां एक करने की बात कर रही है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज योगी का स्टेटमेंट आया है कि भाई जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्र भक्त नहीं है। अब मुझे बताइए, देश के चीफ वो जो है हमारे मुख्य न्यायमूर्ति भारत के, क्या उनको ये संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है कि योगी जी व्यक्तिगत तौर पे तो शायद हिंदू होंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो ये जब कहते हैं कि भाई अगर आप राम भक्त नहीं, अरे मैं नहीं हूं राम भक्त, तो कहते मैं देशद्रोही हूं। कोई नास्तिक है तो दत्ता साहब कैसे जवाब ले रहे हो? उसके बाद मुमताज रिजवी आपके पास आ रहा है। दत्ता साहब देखिए, मुझे इनके बातों से नफरत की बू दिखाई देती है। बांग्लादेश में क्योंकि हिंदू मर रहे हैं ना, तो इसलिए इनको खुशी हो रही है और इसलिए ये कुछ नहीं बोलेंगे वहां पे हिंदुओं को लेके, क्योंकि लिको प्लाट से इन्होंने अपना मुंह बंद करके रख दिया, क्योंकि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा दो। अब मुझे जब भगवान राम को लेके इन्होंने बात जो इन्होंने बोल दी है, मुझे इकबाल जो मशहूर पोएट है इकबाल, उनकी बात याद आती है। इकबाल साहब ने कहा था भगवान राम के बारे में, पैगंबरे हिंद। पैगंबरे हिंद का मतलब क्या होता है? जो पैगंबर है और हिंद के पैगंबर है, तो हिंद के पैगंबर अगर है तो हिंद के पैगंबर तो पूजनीय है और सबको पूजा करना चाहिए भगवान राम का, उनके प्रति आस्था रखनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, ना कि उनके विरोध में बात करनी चाहिए, उनको लेकर नफरत नहीं करना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। पैगंबरे हिंद अगर है, और इकबाल से तो बड़ा नहीं है ना ये AIM के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो इतने मशहूर लेखक अगर भगवान राम के बारे में इतनी बड़ी बात आके बोले थे, और अकबर की बातें अगर उठा के देख ले, अकबर हमेशा क्या बोलते थे भगवान राम को लेके? पैगंबर है और हिंद के पैगंबर है और सबकी आस्था होनी चाहिए। तो जब आस्था अगर सबकी होनी चाहिए तो पूजनीय है। राम भक्त बोलने पर आपत्ति हो जाती है, दानिश कुरैशी साहब कह रहे थे, लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद कई लोग कहते हैं कि बाबरी कयामत तक रहेगी, तब कोई सवाल नहीं उठाया जाता। रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजवी साहब के पास जा रहा हूं। रिजवी साहब, सवाल इसी बात को लेकर है कि भाई एकता की बात अगर हो रही है तो क्या इसको पोलराइजेशन के चश्मे से देखा जाना चाहिए? रिजवी साहब देखिए, ऐसा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है जी, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। तो सवाल ये है कि जो बात नारा आया है, हमारे पास कितना अच्छा नारा था, सबका साथ सबका विकास, क्यों उस नारे को रिप्लेस किया गया? इसलिए ना कि इस नारे पे 400 पार नहीं जा पाए, 240 पर सिमट गए। अगर ये 400 पार चले जाते तो सबका साथ सबका विकास का नारा रहता, लेकिन 400 पार जाने तो छोड़ दीजिए, 272 के पार भी नहीं गए। इसलिए, और मुझे लग रहा है कि ये मोदी जी के खिलाफ नारा लाया गया, और ये योगी जी जो है वो उनको प्रोजेक्ट RSS करना चाहती है, और इसीलिए मोदी जी के नारे को डस्टबिन में डाल दिया गया और एक नया नारा लाया गया। मैं आप बताइए, आप कह रहे हो कि बटेंगे तो क्या बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 का हो जाएगा, और अगर एक हो जाएंगे तो गैस सिलेंडर 400 रुपये हो जाएगा। अगर बटेंगे तो बेरोजगारों पे डंडा चलेगा, और अगर एक हो जाएंगे तो हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। अगर बटेंगे तो अनाज की कीमत नहीं मिलेगी, और अगर एक हो जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या ऐसा है? अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि नारा बहुत अच्छा है और इस पे अमल करना चाहिए, बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश की बात आप कर रहे हो जी, तो सवाल यह है कि बहुत अच्छा आप कह रहे हो, लेकिन हमारा CA कानून बन गया है। अगर लग रहा है कि ऐसा है तो हम हिंदुस्तान को क्या चाहिए? या तो सबक सिखाए बांग्लादेश को सरकार, उनसे रिश्ता खत्म करे कि क्या हो रहा है, तमाम रिश्ते वहां मुनक़ता कर दें, अपने बुलाए सफीरों को हिंदुस्तान कि हमें नहीं ऐसे मुल्क से रिश्ता करना है,
और दूसरा ये कि सीए है हमारे पास अब कानून, उनके लिए आने का रास्ता खोल दिया जाए। ठीक है। और कई लोगों से कि साहब आप आइए भारत में, हम आपको यहाँ पे आश्रय देंगे, हम आपको यहाँ पे ठहराएंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कल प्रधानमंत्री ने कहा था एक है तो सेफ है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला ही नारे का कभी आप इसे एक तरह से पर्यायवाची कह सकते हैं। वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके सूर्य जी आपके पास आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी जी काफी देर से वेट करते हैं। वैभव त्रिपाठी जी देखिए, दत्ता साहब की समस्या ये है कि वो कांग्रेस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। कांग्रेस ने कभी इस बात के लिए बात नहीं कही, किसी भी कट्टरता को कांग्रेस समर्थन नहीं करती हो, चाहे नरसिम्हानंद जी हो या चाहे कोई भी किसी भी धर्म का कट्टर व्यक्ति हो। मुझे किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, उसमें लिखा था कट्टर हिंदू। मैंने एडमिन को फोन किया, भाई मैंने कहा क्या है, तो वो कहा मैं एकदम 100% कट्टर हिंदू हूं। मैंने कहा यार कट्टर हिंदू का मतलब क्या है, बोल गए अरे सनातन है वो सनातन, हम वो सनातनी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। और हम अब जब देश के अंदर चुनाव में उतरते हैं तो हमारे जो धर्म रक्षक की भूमिका में स्वान रचने वाले योगी जी हैं, वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देगा? तो जनता भी तो यही बात कह रही है कि भैया अब नहीं बटना है, क्योंकि मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला, किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, एमएसपी का कानून नहीं मिला, अग्निवीर बना दिया युवाओं को हमारे। तो लोग एकजुट हो रहे हैं। अब इस पे जो चर्चा हो रही है, जानबूझकर इस पे चर्चा करके गरीबों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं, किसानों के मुद्दे को डिरेल करने का ये एजेंडा है। नहीं तो हम जो विपक्ष के लोग हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और सत्ताधारी दल भाजपा जो है वो बटेंगे कटेंगे हिंदू मुस्लिम कर रही है। सूर्य मैथिल जी धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, विवेक शांडिल्य जी, और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं सुन रहा था, देखिए टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं लेट से जुड़ा हूं, तो आशा करता हूं मुझे कम से कम समय मिलेगा। मुमताज आलम रिजवी जी की जो कुछ चंद लाइनें मैं सुन पाया, उसमें वो शेर पढ़ रहे थे, साथ में कह रहे थे कि बटेंगे तो ये होगा, कटेंगे बिखरेंगे तो ये होगा। तो मैं बताता हूं ना कि बटेंगे तो क्या होगा और इकट्ठा रहेंगे तो क्या होगा। यदि इकट्ठे रहेंगे तो 4 शादी 40 बच्चे बंद हो जाएंगे। अगर इकट्ठे रहेंगे तो जनसंख्या जिहाद बंद हो जाएगा। इकट्ठे रहेंगे तो लैंड जिहाद बंद हो जाएगा। काय बीच में काय कूदने लग गए, क्यों कूदने लग गए? शांति से रहिए, शांति से रहिए। आपके बीच में नहीं बोला था ना, क्यों चिल्ला रहे हैं? हमने तो आपका नाम नहीं दिया भाई शांति से सुनिए ना। अरे सुनिए तो सही, ये देखिए मैंने 4 लाइनें क्या बोली, क्या आप नेशनल चैनल पे ये जहर फैलाने का इनको छूट देंगे? बोली है, सारे कूदने लग गए। विवेक शांडिल्य जी नहीं कूदने नहीं लगे, तुम्हारे जैसे घृणित सोच के उनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप हमेशा की वजह से नहीं ये जहर फैलाने के लिए और कुरैशी जी एक एक करके एक बार बात तो आने दीजिए। अरे भाई साहब कुछ पता तो चले कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैं सवाल पूछूंगा ना। पहली कृत्य करने वाले अरे भाई साहब मुझे एक बात बताइए, जब तक वक्तव्य पूरा नहीं होगा तब तक मंशा नहीं पता चलेगी। मंशा कैसे जानूंगा मैं? एक बार उनको पूरा होने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सूर्य मैथिल जी आपका जवाब दीजिए प्लीज। आपको टोकने की पहले आवाज बंद कीजिए, वैसे नहीं बोल। मैं एक सेकंड, त्रिपाठी जी रुकिए ना, मैं जानता हूँ कहाँ टोकना है। जिम्मेदारी है त्रिपाठी जी, मैं टोक दूंगा, मैं मुझे पता है कहाँ टोकना है, मुझे जानकारी है। प्लीज ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए। सूर्य मैथिल जी नहीं मैं। और रही बात ये सनातन धर्म का ढोंग करने वालों की, पहले इनसे इतना तो पूछ लीजिए राहुल गांधी की जाति क्या है, उसका नाम क्या है? मंदिर टूटने पर तुम जैसे लोग मौन रहते हैं। ये देखिए मतलब विवेक शांडिल्य जी 2 टके के उसको चिंडी। अरे भाई साहब आप लोग ना पर्सनल हो जाते हैं, फिर मैं कैसे डिबेट करूं? आप लोग एक बात समझा कीजिए कि ये डिबेट कोई पर्सनल वेब पे नहीं जा रहा है, ये लाइव टेलीकास्ट है, हर घर तक पहुंच रहा है। आप लोग जिस भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बोलने से पहले 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार सोच लीजिए। मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से, मंदिरों को तोड़ा, आप लोग इतने सीनियर हैं मुझसे, आप लोग राजनेता हैं, आप लोग पॉलिटिशियन हैं, आप लोग लोगों के बीच जाते हैं, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिए कि जो बोल रहे हैं उससे
क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगी, घृणा मिलेगा, क्या मिलेगा? मैं दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी जुबान से अपने लिए सम्मान पाने का काम करें, न कि इस तरह के पर्सनल कमेंट्स पे जाकर एक दूसरे के लिए घृणित शब्दों का इस्तेमाल करें। सूर्य मैथिल जी प्लीज टॉपिक पर आइए। बटेंगे तो कटेंगे, क्यों? पहली चीज, मैंने किसी के विषय में व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला, यही खुले होकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पहले इनसे बोलिए, अपने शब्दों को विराम देंगे और मेरे को मेरी बात को पूरा करने का आप मौका देंगे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है? मैं बटेंगे कटेंगे पे ही आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जो अभी ये बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज खान, और वो खान का जो पोता है वो गांधी बन के घूम रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है। इसी प्रकार से सर आगे सर मैं आ रहा हूं। त्रिपाठी जी एक सेकंड वेट कीजिए। दूसरी चीज, अगर नहीं बटेंगे, अरे इनके अपने बाप दादा का पता नहीं है और ये राहुल गांधी राजीव गांधी पे चले जाते हैं, शर्म आती है? ये देखिए, ये इस तरह की बात नहीं प्लीज। मैं दोनों पैनलिस्ट को मैंने अभी बोला, मैंने अभी बोला, महिलाओं के मुद्दों को भड़काने की वैभव त्रिपाठी जी, अब ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इस तरह से नहीं चलेगा। मैं दोनों पैनलिस्ट को रोक दूंगा करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इस तरह की भाषा प्लीज नहीं, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। ये सरासर बहुत गलत बात है। नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये इस तरह की बात है प्लीज नहीं। मैं अपने ना ही चैनल पे एक्सेप्ट करूंगा, ना ही मैं इसको आप लोगों के जरिए किसी भी तरह से इस तरह कमेंट को मैं एंटरटेन करूंगा। प्लीज डोंट डू दिस। इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। तथ्य पे आइए, फैक्ट पर आइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस तरह की भाषा प्लीज डोंट एंटरटेन। उसी पे आ रहा हूं। देखिए, लगातार मुझे बीच में रोका टोका जा रहा है। विवेक जी, इस प्रकार से आप मेरी रक्षा कीजिए, तभी मैं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। आगे बढ़े सर जी। अब रही बात बटेंगे और कटेंगे की, तो ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे कि हमने कानून बनाया। भैया, कानून हम लोगों ने बनाया, सीएए हम लेके आए, आप लोग नहीं लेके आए। आपने तो इस देश की एक मुख्य सड़क को लगातार कई महीनों तक आपने घेर के रखा उसके विरोध में। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं, अगर नहीं बटेंगे तो ये रोजगार चिल्लाने वाले, एक घर के अंदर 40 बच्चे पैदा करने वाले जो हैं, वो अल्लाह की देन बच्चे कहते हैं, वो बाद में जनसंख्या कानून आ जाएगा, सब बच जाएगा। दूसरी चीज, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले जो सपोलो की प्रजाति है ना, उसका भी पूरा इलाज इस देश की जनता कर देगी अगर नहीं बटेंगे तो। विवेक जी, महत्वपूर्ण बात और विवेक जी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी जहरीली बात के लिए मेरे पास समय एक सेकंड में आ रहा हूं, एक करके प्लीज। नहीं, मैं इनका जवाब दे दूं। देखिए, ये जो मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। और सपोलो की बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने पिताजी की कौन सी संतान है, योगी जी अपने पिताजी की कौन से नंबर की संतान है, इनको बताइए। वैभव त्रिपाठी, उसके बाद मुमताज अली जी, उसके बाद दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। एक एक करके बोलिए, देखिए सबकी बात आएगी। एक साथ बोलेंगे, किसी को नहीं सुन पाएंगे, ना आपको कोई सुन पाएगा। वैभव त्रिपाठी। देखिए विवेक जी, ये जो ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, इनको जानकारी होनी चाहिए कि मोदी जी अपने पिताजी के किस नंबर की संतान है और योगी जी किस नंबर की संतान है। तो जनसंख्या देश की एक समस्या रही है और जनसंख्या पे कानून क्यों नहीं लाती सरकार? कभी नहीं लाई, लेकिन सिर्फ समाज में जहर फैलाने के लिए ये एक समाज को इस तरीके से गाली देते हैं और टीवी चैनल पे गाली देते हैं, और आप उस बात को उनके पक्ष के रूप में परमिट करते हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। और अगर इस टाइप की डिबेट होनी है, राजनीतिक मुद्दे पे डिबेट नहीं होनी है, तो मुझे लगता है कि हमको यहाँ नहीं होना चाहिए। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपने अपने को पैनलिस्ट को क्या बोला? आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं उनकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने उनको रोका। आपने अपने को पैनलिस्ट को क्या बोला? आप जब इतने ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले, स्वच्छ भाषा वाले, खुद को एक स्वच्छ राजनेता मानते हैं, तो आपने अपने को पैनलिस्ट को कैसे बोला कि इनके बाप दादा का पता नहीं? इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इनके नहीं कहा, मैंने कहा जिनके बाप दादा का पता नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? मतलब तो इस बात का और मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी जी, मुझे, मैं कोई लीक से हट के सवाल नहीं पूछ रहा हूं। अभी खामखा में डिबेट डीरेल हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि डिबेट पॉइंट पे रहे, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी के बाप दादा का नाम जानने से बेटर है हम इस मुद्दे पर डिबेट कर ले जिस मुद्दे पर डिबेट हमने बुलाई है। अगली बार किसी के बाप दादा पर डिबेट करनी हुई तो हम आपको फिर बुलाएंगे, और उस दिन हर राजनेता के बाप दादा पे डिबेट कर लेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई और नेता हो।
वैभव त्रिपाठी विवेक जी 10 सेकंड मामला ये है, क्या जब तक सूर्य मैथिल जी ने ये बातें नहीं शुरू की, क्या कभी किसी का इस तरीके का बयान आया? सूर्य मैथिल जी एक सेकंड रुक जाइए, सूर्य मैथिल जी एक सेकंड रुक जाइए। खिलाफ जो विश्वमन तुम लोग इस तरीके की जब ये बातें करते हैं तो क्या बोलेगा कोई? और दूसरा, बहस को डिरेल सूर्य मैथिल जी कर रहे हैं, ना कि बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं। दत्ता साहब ने भी अपनी बातें कही, लेकिन एक मर्यादित सीमा में कही। किसी ने किसी की मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। सूर्य मैथिल जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। सूर्य मैथिल जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वैभव त्रिपाठी का जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मुमताज रिजवी आ रहा हूं। टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर त्रिपाठी टॉपिक के बारे में जिस तरीके से जहर फैलाने की कोशिश है भाजपा और आरएसएस की, उस बात को टीवी चैनल पर परमिट नहीं किया जाना चाहिए। हम भी कभी नहीं कहेंगे। मैंने क्या कहा, जनसंख्या, भाई मोदी जी किस नंबर की संतान है, योगी जी किस नंबर की संतान है? बहुत सारे हिंदू नेता भी ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप के 5वें, 6ठे, 7वें नंबर की संतान है। तो जनसंख्या उनके लिए भी समस्या थी। हम किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहे। तो सवाल ये है कि क्या देश के लिए कोई नीति एक बनाने सेकंड, के एक लिए सेकंड, आपने कई नीति नेता बनाई ऐसे, क्या? लालू प्रसाद यादव हैं, उनके घर में कितने बच्चे हैं, आपके अलायंस के ही हैं। इन सब बातों का क्या फायदा है, मुझे बताइए ना। ये आक्षेप लगा कोई फायदा नहीं है ना। फिर अभी वंशावली, अब राहुल गांधी की वंशावली निकाली जाए, इसका कोई फायदा होगा? इस पर डिबेट करके कुछ मिलेगा? बताइए। दूसरी चीज, फिरोज गांधी जी को फिरोज खान कहना, क्या आप इस बात को परमिट करना चाहते हैं? ये आपसे भी सवाल है। फिरोज खान थे, अरे फिरोज खान थे। अरे हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो। चलिए, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। मुमताज रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपने पर्सनल एजेंडा से बाहर नहीं आ रहे हैं। मुमताज रिजवी के पास जा रहा हूँ। मुमताज रिजवी, एसके दत्ता को स्क्रीन पे लीजिए, उसके बाद दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूँ। मुमताज रिजवी जी, देखिए, सूर्य मैथिल जी ने जो बात कही कि कई बार उन्होंने दोहरा दी कि 4 शादी 40 बच्चे, मैं इनसे दावा कर रहा हूं, और अगर वाकई ये एक ईमानदार और सच्चे, अब तो बीजेपी लीडर हो गए, तो ये 4 नाम बता दें जिनके 40 बच्चे हों, और अगर ये ना बता पाए तो समझ लीजिए कि इनका फ्रॉड सामने आ जाएगा। नंबर 1 बात, ये बता के जाए कि 40 बच्चे किसके हैं, नंबर 1 पर। नंबर 2, आप चूंकि डिरेल यही इन्होंने किया है, हम लोगों ने तो डिरेल किया नहीं। दूसरी चीज ये कि एक एक की बात आ रही है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और ये 2 लोग, पहले योगी जी ने कहा, बाद में आज मोदी जी ने समर्थन कर दिया। तो दोनों चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों चूंकि एक हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब फैमिली वाला ये कैसे कह सकता है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे? भाई फैमिली वाला तो पूरी फैमिली लेके रहेगा ना, वो एक कैसे रहेगा बताओ? तो इसलिए मुझे या तो, और अगर फैमिली के साथ की बात हो रही है तो फिर मोदी जी को चाहिए कि वो फैमिली के साथ रहें, अकेले न रहें। दो में से जवाब दूं मैं? नहीं, तो देखिए, फिर इसलिए मुझे लग रहा इस चीज का जवाब दूं मैं? मुमताज रिजवी जी एक सेकंड, देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस डिबेट में बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी के फैमिली पे क्यों जाना आपको? विवेक जी, किसी के, दत्ता साहब मैं एक सेकंड आ रहा हूं। नहीं, आप नहीं, आप किसी की फैमिली पे बार बार क्यों जा रहे हैं? कोई भी क्यों जा रहा है, मुझे बताइए। क्या इससे देश के किसी एक व्यक्ति का भला हो सकता है? मतलब क्या, एक रहोगे तो नेक रहोगे, मतलब क्या सिंगल रहें, क्या मतलब है इसका? एक है तो सेफ है, जुड़े हैं तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे का मतलब क्या है, बताइए जरा। एक है तो सेफ है। अरे भाई साहब, तो अखिलेश जी ने कहा ना जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसका मतलब क्या है? अखिलेश जी ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसका मतलब क्या है? वही है, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अरे वो तो जुड़ने की बात कर रहे हैं, इसका जवाब मैं दे देता हूं। तो वही तो जुड़ने की बात वहां भी तो हो रही है। आप अपने हिसाब से कह रहे हो, अपने हिसाब से कह रहे हैं। विवेक जी, जी, एसके दत्ता साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है। एसके दत्ता, उसका दानिश कुरैशी, एक सेकंड त्रिपाठी जी रुकिएगा। एसके दत्ता साहब, उसका दानिश कुरैशी। हाँ विवेक जी, बात यहाँ पे ये नहीं है कि किसके परिवार में कितने बच्चे हैं या फिर कौन कहां से है, इस विषय पे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल। क्या वो फिरोज गांधी थे, ना फिरोज गैंडी थे, ना फिरोज खान है, वो विषय है, कभी दूसरे विषय पे उस पर चर्चा हो जाएगी जब ऐसा टॉपिक आएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बांटेंगे तो काटेंगे, तो इस पे गलत क्या है, और जोड़ेंगे तो आबाद रहेंगे, तो इस पे भी गलत क्या है?
सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, इस पे भी गलत किया है। इसके साथ साथ अगर मैं कहता हूं कि सनातन के साथ सनातन का प्रयास और सनातन पे सनातन पे विश्वास, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर अपने बिरादरी और अपने धर्म के बारे में अगर मैं कह रहा हूं कि सनातन प्रयास सनातन के साथ और सनातन पे विश्वास, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म के लोगों की चीजों को वंचित कर दूं या फिर दूसरे किसी धर्म के लोगों के हितों के साथ नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे मुसलमान को हटा करते ऐसे मैं किस एकता की बात कर रहा हूँ, किस एकता की बात कर रहे हो, सीधी में कह रहा हूँ किस एकता की बात कर रहे हो, हमें समझाओ ना। तो दूसरे अगर 72 मिनिस्टर कैसे आपने मिनिस्टर एक एक करके सर, एक एक करके रिजवी जी, एक एक करके कुरैशी जी को लीजिए स्क्रीन पर, रिजवी जी एक एक करके। मुसलमान ये आपकी छोटी मानसिकता है जिसके चलते आप इस तरह से देखते हैं चीजों को। आप इतने छोटे मानसिकता एक एक करके थोड़ा उदार बनने की कोशिश कीजिए और उदारता से देखने की कोशिश कीजिए। छोटी मानसिकता अच्छा उनकी बात पूरी आ नहीं पाई। इसके दत्ता साहब, उसके दानिश कुरैशी जी के आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी, मैं यही कह रहा था कि अगर मैं सबका साथ सबका प्रयास सबका विश्वास अगर कहता हूं तो कोई गलत नहीं है, और उसके साथ साथ अगर मैं कहता हूं कि सनातन के साथ सनातन के विश्वास और सनातन के प्रयास, इस पे मैं किसी दूसरे धर्म पे आघात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी दूसरे धर्म पे चोट पहुंचा रहा हूं। मैं अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने सनातनी सोच के बारे में कह रहा हूं। उसको लेके किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। मैं भगवान राम के बारे में अगर बात करता हूं, काशी विश्वनाथ के बारे में बात करता हूं, या फिर भगवान कृष्ण के बारे में बात करता हूं, मैं क्या किसी दूसरे धर्म के किसी धर्म गुरुओं को या फिर दूसरे धर्म पे जो लोग आस्था रखते हैं उनको ठीक है, दानिश कुरैशी जी नहीं कर रहा हूं ना। छोटे मानसिकता के लोग सारी चीजों को छोटे वे में ही देखेंगे जी। ठीक है, रिजवी साहब एक सेकंड रुक जाइए, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी जी जी, क्या आपत्ति है? मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि आपत्ति की बात यह है कि प्रदेश का एक मुखिया अगर वो ये बात कहता है कि आप अगर एक वर्ग के एक धर्म में नहीं मानते तो आप देशभक्त नहीं है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना कि कटेंगे बटेंगे, याद रखिएगा जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो सारा पैसा अपने जो बंधु हैं उन लोगों की जेब में भरेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए तो अपने चाहने वालों को मोदी जी और योगी जी दे चुके। ये चुनाव खत्म हो जाएगा तब तक ऐसी बातें करेंगे कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, हिंदू धर्म ये है और जुड़ना है और जोड़ना है, ये सारी बातें करेंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म तो ये सारा पैसा अपने अडानी अंबानियों को भरेंगे, आम आवाम का कुछ नहीं करेंगे। और जब तक आवाम हम लोग जो है इस तरह से बेवकूफ बनते रहेंगे तो यूं ही लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे और इसका निराकरण नहीं पा पाएंगे। हमें सवाल ये करना है योगी जी से कि आपने तीसरी टर्म पढ़ाई शुरू की है, आपने 3 टर्म के दूसरे टर्म 2 टर्म के अंदर में क्या किया और तीसरे टर्म में क्या तैयारी है। कटना बटना, सुनिए मेरी बात, यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ राजनीति हो रही है और राजनीति करने का सबको अधिकार है। मुझे बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात कुरैशी जी आपने अब आपने जो बात करी है, ये मुझे लगा कि इस बात में थोड़ा दम है। मुझे लगता है सूर्य मैथिल जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। सूर्य मैथिल जी धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं ना कि चुनावों के बाद ये सब ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, मुझे वो कुछ साल पहले का एक जो बयान है वो याद आ रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, तुम्हें पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं। और दूसरा एक और बयान याद आ रहा है कि यहाँ कहाँ राम पैदा हुए थे भाई, यहाँ हुए थे, वहां हुए थे, कहाँ हुए थे। वो जो बयान देने वाले लोग हैं आज देखिए काय बखला कर रहे। अरे भैया मुझे बोल लेने दो भाई, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पहली चीज ना तो कोई 16 लाख करोड़ रुपया किसी प्रकार का किसी का वैभव हुआ है। 8 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ है, और राइट ऑफ इसलिए हुआ है क्योंकि पुरानी सरकारों ने जो गलत लोन दिए थे वो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं।
अरे भैया सुनो, मदरसे से पढ़े हुए लोगों, थोड़ा पढ़ भी लिया करो, समझ भी लिया करो, काय बीच में चिल्ला रहे हो? अरे अरे सुनो तो सही। कौन देगा 16 लाख करोड़ रुपए का हिसाब? कौन देगा? मेरे घर में 1,000-1,200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है और अदानी अंबानी के घर में 16 लाख करोड़ रुपए आपने भर दिए, क्यों भर दिए? यदि मैं अपनी बात ना कह पाऊं शांति से तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आपने दानिश कुरैशी को इतना समय दिया, मुझे भी समय दीजिए ना भाई। ठीक है कुरैशी जी पूरा कर लेते हैं, कुरैशी जी ठीक है, कुरैशी जी पूरा कर लेते हैं। जो आपने बंटा बट्टा बिठा दिया है देश का, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जी ठीक है कुरैशी जी एक सेकंड। हाँ धन्यवाद। देखिए अभी कुरैशी जी लगातार अभी सिलेंडर की भी इन्होंने बात कर ली, कि किस प्रकार की महंगाई है। फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूं, जब 4 शादी और 40 बच्चे पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि अल्लाह की देन है, और रोजगार के लिए, सिलेंडर के लिए आप चिल्लाते हैं कि मोदी ने बढ़ा दी महंगाई। हाय हम कहां से खाएं? सूर्य मैथिल जी को स्क्रीन पे लीजिए मेरे साथ प्लीज। सूर्य मैथिल जी एक बात बताइए। नहीं मुझे सूर्य मैथिल जी मुझे एक बात बताइए, 7 साल 8 साल सरकार चलाने के बाद योगी जी के पास तो कामों की इतनी लंबी फेहरिस्त है, इसमें अयोध्या का विकास है, प्रदेश में एक्सप्रेसवेज के जाल है, हाईवेज के जाल हैं, कई सारी चीजें हैं। तो ऐसे मुद्दों की जरूरत है क्या? क्यों ऐसे मुद्दों को पिन पॉइंट किया जाता है? और फिर ये क्यों सवाल ना पूछा जाए कि भाई ये पोलराइजेशन है? पहली बात तो विवेक जी, माननीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी चुनावी सभा में इस प्रकार का नारा नहीं दिया। उन्होंने ये नारा तब दिया था जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। उन्होंने वहां का उदाहरण लेके यहां बोला था कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यदि बटेंगे तो कटेंगे। क्यों कहना पड़ा विवेक जी? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में बटे तभी तो वहां कटे, गुजरात में बटे तभी तो वहां कटे, भागलपुर में बटे तो कटे, बांग्लादेश में बंगाल में कटे तो बटे ना, इसी प्रकार से दिल्ली में बटे तो कटे। तो हर जगह जहां जहां पर आप बटेंगे वहां कटेंगे, स्थिति यही है। और महत्वपूर्ण बात, एक रहने में, नेक रहने में किसको परेशानी है जी? मैं ये पूछना चाहता हूं, इसमें परेशानी कहां है? यहां पर यदि कह रहे हैं कि भैया सब लोग एक होके रहो, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी जमात है विवेक जी जो कहती है भारत टेढ़े टुकड़े होंगे, नहीं तो फिर सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ? फिर मैं उसी पे आ रहा हूं ना। एक बहुत बड़ी जमात है जो कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाअल्लाह, जिनको तो बुरहान वानी के अंदर भटका हुआ नौजवान नजर आता है, जो ये कहते हैं देश की बर्बादी तक जंग रहेगी। यूएपीए के तहत वो कानून देखेगा, अगर कोई देश विरोधी गतिविधि हो रही है तो उसके लिए कानून है। नहीं तो आप तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं ना भाई साहब। तो हम तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और यहां हम तभी तो कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। यदि इस देश को बांटने वाली शक्तियों के साथ खड़े होगे तभी तो बांटोगे। आप तो एक कदम आगे निकल गए, आप दिल्ली, भागलपुर और पता नहीं और गुजरात और कहां की बातों का जिक्र कर दिया। तो बात मतलब आप पोलराइजेशन की करें तो क्लियर कट है। नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग सुनिए, जब कभी प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को मकान मिलता है तो वहां रोशनी को भी मिलता है, रेशमा को भी मिलता है। जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के कार्ड से इलाज होता है तो अब्दुल का भी होता है, यदि अशोक का होता है। ठीक है, मैं वैभव त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। किसी योजना में कभी धार्मिक आधार पर क्या वैभव त्रिपाठी जी, रिजवी जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रिजवी जी इसके बाद आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। सूर्य मैथिल जी एक ही बात पे अटके हैं, 4 शादी 40 बच्चे, और जो सवाल रिजवी जी ने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। तो ये साफ है कि अगर इनके पास उपलब्धि, चुप हो जाइए। विवेक जी, इनको सिंगल फ्रेम डिबेट आप कराते हैं और हमारे बीच में डिस्टर्ब करेंगे। वैभव त्रिपाठी जी को सिंगल स्क्रीन लीजिए मेरे साथ और रिजवी जी को लीजिए। सूर्य मैथिल जी एक सेकंड वेट कीजिए। सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी वेट कीजिए। सूर्य मैथिल जी वेट कीजिए, वैभव त्रिपाठी जी को स्क्रीन पे लीजिए। वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी को लीजिए, रिजवी जी को ले आए। वैभव त्रिपाठी जी, देखिए विवेक जी, ऐसा है कि मुद्दों का अगर इनके पास उपलब्धि होती तो वो ये गिनाते, क्योंकि यूपी में बड़ी बुरी तरीके से एनडीए और भाजपा को नुकसान हुआ तो इनके पास एकमात्र धार्मिक ध्रुवीकरण ही मुद्दा बचा। सवाल यह है कि जितना भ्रष्टाचार इस पूरी योगी सरकार में हुआ है, मोदी सरकार में हुआ है, और किसी
जांच नहीं करा रहे हैं, ये जांच से भागते हैं, ये कह देते हैं ना यहाँ इस्तीफे होते हैं ना जांच होती है। अब इनके अपने मंत्री कहते हैं कि इतना जितना भ्रष्टाचार अभी है हमने पूरी उम्र में नहीं देखा है। इन सभी मुद्दों को घुमाना है, इनको जनता के मूल मुद्दों को भटकाना है। दत्ता साहब एक बात कह रहे थे कि भाई ठीक है बटेंगे तो कटेंगे, इसमें क्या बुरा है, हमने तो सनातन की बात की, सनातन के साथ सनातन के प्रयास, तो इसमें क्या दिक्कत है, हमने आपको तो आरोप लगाया नहीं। भैया ऐसा है, राजनीति, संविधान, चुनाव ये अलग मामला है और धर्म अलग मामला है। एक दूसरी बात ये कि सनातन के साथ और सनातन के विकास में जो आप बात कर रहे हैं, काशी में 40 काशी खंडोक्त देव विग्रह जो द्वापर युगीन देव विग्रह थे उनको योगी और मोदी सरकार ने तोड़ दिया। अब आप बताइए कि उसके लिए दत्ता साहब, सूर्य मैथिल जी या कौन भाजपाई खड़ा हुआ जो इस विखंडन विनाश लीला का विरोध करने के लिए आया। शंकराचार्य महाभाग ने विरोध किया, उनके ऊपर लाठी बरसाई इस योगी सरकार ने। योगी जी क्या है, हमारे धर्मध्वज वाहक जो हैं वो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग हैं, न कि योगी और ऐसे गेरुआधारी लोग हैं। और योगी जी जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो वो संत उस समय नहीं है, क्योंकि राजा के रूप में संत नहीं होता है। जब राजा के रूप में है तो आपको सारी प्रजा का एक साथ एक समान, राजा को एक समान सबका विकास करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पर भी तो मुस्लिम अपीसमेंट के आरोप लगते रहे 1947 के बाद से। नहीं ऐसा है कि मिथ्या आरोपों का कोई मतलब नहीं है। मिथ्या आरोप नहीं है ये तो साफ, मैं आपको बताता हूं 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई त्रिपाठी जी, तो तत्कालीन कांग्रेस की जो अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, उन्होंने इसका पता लगाने के लिए ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण का खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ा है। ब्राह्मण कांग्रेस के पारंपरिक वोटर माने जाते रहे, उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। दूसरी हिंदू जातियां भी कांग्रेस से इसलिए खफा होकर भाजपा की विरुद्ध हो गई कि भाजपा ने बहुसंख्यक की चिंता की। नतीजन कांग्रेस लगातार सिकुड़ती चली गई। 2014 की बात है सर। नहीं तभी ये रिपोर्ट तो सर आपके नेता ने तैयार की थी ना, ए.के. एंटनी ने। अब शायद इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता ना हो, तो एक बार आप इसको देखिएगा, अपने संज्ञान में लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल इस रिपोर्ट को हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं ढूंढना क्या सर, वो तो आपके आर्काइव लाइब्रेरी में होगा सर कांग्रेस पार्टी। प्लीज एटलीस्ट मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आपने कही, वो रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जो बात आपने कही तो ये तो अब दिखने लगा है ना कि जहां हिंदू किसानों के फसल का दाम नहीं मिला, युवा हिंदुओं को रोजगार नहीं मिला, जो 40 रुपए 50 रुपए का डीजल था वो 90 रुपए हो गया, 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, तो इसमें सबसे ज्यादा तो हिंदू पिसा ना। उस महंगाई की भेंट, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे दत्ता साहब, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। भाई ये तब होता जब आप सबकी बात सुनते। आपने एक तरफा मेरे पास वक्त सीमित है और सब कहते रहे महंगाई की मार सब पर पड़ रही है। मैं इसका जवाब दत्ता साहब से ले लूंगा, लेकिन रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। दत्ता साहब इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बार बार बांग्लादेश की बात आ रही विवेक जी, देखिए बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अल्पसंख्यक है। अगर आप उनकी अल्पसंख्यकों के एकता की बात कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं ये बीजेपी बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। तो फिर इसका मतलब आप जो है हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनको भी कह रहे हो कि भाई आप एक हो जाओ। हाँ, एक हो जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, वरना आप बांग्लादेश में जैसे हिंदू भाई हमारे भाई मार खा रहे हो, वैसे आप पीटोगे जैसे पीटे जा रहे हो। ये कहना चाहते भाई क्या मकसद क्या है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए, और इनका कुछ भी विजन क्लियर नहीं। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा नारा, मैं आज भी कह रहा हूं सबका प्रयास बहुत अच्छा नारा था। लेकिन बकौल अल्लामा इकबाल, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं, उन्होंने अभी अल्लामा इकबाल की बड़ी तारीफ की थी कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। समझ गए। तो इसलिए जो आदमी का काम होता है कि भाई नारा लगा देने से कुछ नहीं होता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जी ठीक है। मैं आपको, आपने जो अमन की बात की है, मैं आपको इस पे एक दो लाइन सुना देता हूं। रिजवी जी गालिब लिखते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।
तो ये बातें अब पर्दे के नीचे ही रहने दीजिए। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हो? सूर्य महफिल आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, मुझसे कह रहे हैं? जी आप ही से कह रहा हूं सर। हाँ, मुझे जो आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये तो जो आप जो अल्फाज कह रहे हैं, ये तो आपने योगी जी की और मोदी जी की कलई खोल दी है कि दिल के बहलाने को मेरे ऊपर डाल दीजिए। वाह 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 कुरैशी जी, मेरे ऊपर डाल दीजिए। मैं तो आपके ऊपर डाल रहा हूँ कि दिल को ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाली बात के ऊपर मैं कह रहा था। दत्ता साहब मैं आ रहा हूँ, कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं। कुरैशी साहब जल्दी से, हाँ जल्दी से 10 सेकंड सर। गालिब ये ख्याल अच्छा है, मोदी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत ये है कि जितने भी उनके धन पशु धन मित्र हैं, उन्हीं के किस्से में सब कुछ जाएगा। न हिंदुओं के उत्साह में ऐसा कुछ ना बोल जाए कुरैशी साहब जी। जाएगी न अग्निवीर के हिस्से में रोजगार जाएगा, न बहनों के हिस्से में सुरक्षा आएगी। ठीक है दत्ता साहब जल्दी से जाएगा जी। ठीक है दत्ता साहब जल्दी से। यहाँ पे बात ये आती है कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि युवाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है, किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर सारी चीजें अगर ऐसा है तो हरियाणा क्यों जीते और आपकी सुपड़ा क्यों साफ हो गया हरियाणा में? अब जम्मू कश्मीर में इतना तो आप चिल्ला रहे थे, आज के डेट में फारूक अब्दुल्ला साहब आपको मंत्रालय दिया भी नहीं है, सरकार पे भी शामिल नहीं किया है। आपने गिरिबान में झांक के देखिए, पहले आपने गिरिबान में झांक के देखिए कि क्या करते हैं। कांग्रेस मनमोहन सिंह जी को भूल गए। मनमोहन सिंह की सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है और उसमें खास करके मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरे पूरा बयान पढ़िए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी वर्जन भेज देते हैं जी। और जी आप लोग देखिए, आप लोग अपनी राजनीति में लगे रहिए, लेकिन थोड़ा सा देश का भी आप लोग सोचा कीजिए। बाकी तो क्या है, पॉलिटिक्स और राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन देश भी चलते ही रहना चाहिए, देश भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जाते जाते मैं दर्शकों और पैनलिस्ट को 2 लाइन इसी पर सुना देता हूं। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। बशीर बद्र साहब लिखते हैं, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। ये शेर मेरे लिए है। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड जल्दी। सूर्य मैथिल जी उसका वाइंड अप ले रहा हूं जल्दी से। नहीं देखिए विवेक जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये लगातार वही पुरानी जो अपनी रटी रटाई पोथी है वही कर रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये वो, यदि यही था। चलिए अब महाराष्ट्र का चुनाव इसमें बहुत कुछ बताएगा और झारखंड के चुनाव के नतीजे से भी बहुत कुछ सामने आएगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों में सबसे ऊपर अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही